उत्तराखंड के उत्तरकाशी को आसमानी मार ने ऐसे घाव दिए हैं कि वो 48 घंटे से सिसक रहा है। मलबे के बीच जिंदगी बचाने की जंग चल रही है। पूरी देवभूमि टूटती दरकती चट्टानों के चंगुल में फंसी हुई है। हिमाचल में बादल फट रहे हैं, पहाड़ के हिस्से ताश के पत्तों की तरह बिखर रहे हैं। मैदानी इलाकों में भी मूसलाधार बारिश मुसीबत बनकर जिंदगी को मुहाल बना दे रही है। शहर शहर सैलाबी चक्रव्यूह है और तबाही भयंकर है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और बिहार से लेकर उत्तर प्रदेश तक अगस्त में चौतरफा आफत की हर तस्वीर इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में। एक और हो जा रहा है, दो हो जा रहा है, एक हो जा रहा है, एक हो जा रहा है। ये पकड़ा भी गले तो इन्हें भेगा से पकड़े अभी, ये अभी यहीं पकड़े गए। ये तस्वीरें देखकर आप प्रलय की प्रचंडता का अंदाजा लगा सकते हैं कि हर्षिल में 5 अगस्त को जब बादल फटा तब मंजर क्या था। ये आदमी देखो भेगा से निकल रहा है। इससे हम धरना मनाने गए थे ना, जो मस्ती है ये पकड़ा भी गले तो इन्हें भेगा से पकड़े अभी, ये अभी यहीं पकड़े गए। हेलो, आदमी तायपुर हम देखने गए थे, ऊपर को मुखवा तो सब आदमी भेगा। पुलिस वाले भी हमारे सामने देखो कितने भेड़ निकल रहा है। सैलाब में कई लोग बहते नजर आ रहे हैं। आसपास के लोगों का शोर शराबा सुनाई दे रहा है। इन्हीं लोगों ने ये वीडियो बनाया है। हर्षिल में जब सैलाब इन लोगों को बहा कर ले जा रहा था तभी वीडियो बना रहे लोगों ने फोन पर इसकी सूचना एनडीआरएफ को दी। फिर एनडीआरएफ के जवान हेलीकॉप्टर से पहुंचे और सैलाबी चक्रव्यूह से इन लोगों का रेस्क्यू किया। बादल फटने से सबसे ज्यादा तबाही धराली में हुई है। धराली में मौसम की मार के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन युद्ध स्तर पर चल रहा है। इस बीच धराली का एक और वीडियो सामने आया है। धराली में जिस दिन बादल फटा उस रात में भी ऊपर से और मलबा आया। मलबे ने धराली के हालात को और बिगाड़ दिया है। धराली में जगह जगह मलबे का ढेर लगा है, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीमों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर्षिल के साथ ही धराली गांव में सैलाब आने से 30 से 50 फीट तक मलबा जमा हो गया। आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, पीएसी और पुलिस के जवान बेहद खराब हालात में लोगों की जिंदगी बचाने में जुटे हैं। इस तरीके से रास्ते टूट गए हैं, ऐसे में एनडीआरएफ की जितनी बड़ी गाड़ियां हैं उनको पहुंचने में समय लग रहा है। अभी रेस्क्यू ऑपरेशन सिर्फ हेली सेवा के जरिए चल रहा है। हेली सेवा के जरिए ही अभी जो एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें हैं वो हर्षिल में पहुंच पा रही हैं। यही वजह है कि भटवाड़ी जो इलाका है वहां जाने से पहले जो मनेरी का इलाका है वहां पर इस तरीके से सड़कें टूट गई थी, बड़ी बड़ी चट्टानें नीचे आ गई थी। अब बड़े व्हीकल को अगर यहां से आगे भेजना है तो उसके लिए कोशिश ये की जा रही है कि पहाड़ की ये जो आगे की चट्टान है इसको थोड़ा और चौड़ा किया जा सके ताकि रास्ता थोड़ा बनाया जा सके और यहां से हैवी व्हीकल जो है, एनडीआरएफ के जो उपकरण हैं, जितनी मशीन्स हैं, वो आगे तक रुक कर सके। चमोली के पीपलकोटी के पास भयंकर लैंडस्लाइड हुआ है। यहाँ पल भर में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा टूटकर धरती में समा गया। लैंडस्लाइड के बाद कुछ देर के लिए बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह से बंद कर दिया गया। पहाड़ी टूटने से टेलीकम्युनिकेशन सर्विस पर असर हुआ। प्रशासन ने इस रूट से गुजरने वाले लोगों को फिलहाल सुरक्षित स्थानों पर रोक दिया है। पहाड़ी का हिस्सा नीचे गिरने से 30 मीटर तक सड़क को नुकसान पहुंचा है। जोशीमठ में भी पहाड़ टूट गया। जोगीधारा के पास पहाड़ से बड़ी चट्टान टूटकर सड़क पर आ गिरी। ऊपर से गिरा पहाड़ का टुकड़ा इतना भारी था कि ये सड़क को तोड़ते हुए नीचे जा गिरा। तस्वीरें देखिए, चट्टान कैसे खंड खंड होकर नीचे गिर रही है। पहाड़ों के बीचों बीच से मलबे का सैलाब नीचे आता दिख रहा है।
राहत की बात यह रही कि जिस समय ये चट्टान नीचे गिरी वहां पर कोई नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। प्रशासन मलबा हटाने के काम में जुटा है ताकि हाईवे को जल्द से जल्द खोला जा सके। पौड़ी में पुल गिरने की तस्वीरें भी सामने आई हैं। NH 309 पर कलगड़ी के पास भारी बारिश से पौड़ी रामनगर रोड पर बना पुल टूट गया। पुल के टूटने से इस इलाके का दूसरी जगह से संपर्क पूरी तरह टूट गया है। गया पुल पुल जाने वाला। तेज बारिश के चलते पश्चिमी नयार नदी उफान पर आ गई है, जिससे पुल ढह गया। गांव वालों के मुताबिक ये इकलौता पुल है जो कि 2 विकास खंडों को पौड़ी हेडक्वार्टर से जोड़ता है। पुल के ढह जाने से आने वाले दिनों में ग्रामीणों को दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वो दूसरे रूट को फॉलो करें। बारिश से बिजली आपूर्ति और मोबाइल नेटवर्क भी ठप पड़े हुए हैं। पुल गया पुल। पुल गया, बहुत बड़ा नुकसान। उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश में भी मानसून सितम ढा रहा है। राजधानी शिमला के रामपुर में भारी बारिश के बाद देर रात बादल फटा। बादल फटने से पूरे इलाके में तबाही मची है। पहाड़ों से पानी आता देख पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। लोग इधर उधर भागने लगे। पानी के तेज बहाव को देखते हुए लोग अपने घर छोड़ सुरक्षित जगहों पर चले गए हैं। रात 10 बजे जब लोग सोने की तैयारी कर रहे थे तब अचानक स्लेटी खड्ड में बादल फटने से पानी का बहाव बहुत तेज हो गया और बाढ़ जैसे हालात बन गए। दरअसल बठेड़ा पुल को खड्ड में आई बाढ़ से नुकसान हुआ है। शांदल गांव की स्लेटी खड्ड 3 पंचायतों से होते हुए नोगली तक करीब 5 किलोमीटर लंबी है। बादल फटने के बाद आसपास के इलाकों में तबाही का मंजर है। बिहार की राजधानी पटना में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते निचले इलाके डूब गए हैं। जनजीवन ठप है। लोगों का आशियाना सैलाब की चपेट में है। आवाजाही का रास्ता बंद है। सैलाबी आफत के चलते लोग सड़कों पर शरण लेने को मजबूर हैं। जेपी गंगापथ हाईवे पर लोग जीवन यापन कर रहे हैं। गृहस्थी का पूरा सामान इस वक्त सड़कों पर लेकर लोग आ गए हैं। पटना में गंगा नदी में जब बाढ़ आई है तो आसपास के इलाके भी चपेट में आ गए। ये कुर्जी इलाके के पास की तस्वीर है और यहाँ पर आप देखिए लोग पानी में ही आना जाना कर रहे हैं क्योंकि घर के अंदर पानी है और ऐसी स्थिति में बच्चों को लेकर बाहर आना हो या फिर किसी काम के सिलसिले में जाना हो, इसी पानी में निकलकर उनको आना होता है। और आप देखिए यहाँ पर हाथ में चप्पल, गोद में बच्चा, सिर पर कपड़ा और इस तरह से लोग बाहर निकल रहे हैं। इस वक्त पटना से बहुत बड़ी खबर आ रही है। पटना में पुलिस और छात्रों के बीच में जमकर झड़प हो गई है। टीचर एलिजिबिलिटी की परीक्षा की मांग को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सेकेंडरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट की परीक्षा कराए जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे और इसी दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों ने जैसे ही बैरिकेडिंग क्रॉस करने की कोशिश की, पुलिस ने ताबड़तोड़ लाठियां भांजनी शुरू कर दी। लाठीचार्ज में कई छात्रों को चोट लगी है। छात्रों का आरोप है कि वो शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसके बाद भी पुलिस ने उनके ऊपर बल प्रयोग किया। यहाँ पर छात्रों को खदेड़ा जा रहा है। अब यहाँ छात्रों को खदेड़ा जा रहा है, लाठीचार्ज कर दिया गया है छात्रों पर। पटना में जो छात्र प्रदर्शन कर रहे थे, अब यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया है, जबरदस्त लाठीचार्ज। शिक्षकों की पात्रता परीक्षा की मांग की जा रही थी और अब यहाँ पर छात्रों पर लाठीचार्ज कर दिया गया है। जो छात्रों का पुलिस से जो झड़प चल रही है, पुलिस वालों के साथ जो है छात्रों की झड़प चल रही है, लाठीचार्ज किया जा रहा है और एक बार फिर लाठीचार्ज, जोरदार लाठीचार्ज। आप देखिए ये जो छात्र यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं उनको यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। ये देखिए, जिसको जहां मौका मिल रहा है वहां लोग छात्र छिपने की कोशिश कर रहे हैं। चारों तरफ छात्रों का हुजूम है और छात्रों के हुजूम के बीच
यहाँ पर हर तरफ छात्र पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर पथराव भी शुरू हो गया है। ये देखिए छात्रों का किया जा रहा है शांतिपूर्ण, ये गांधी की लाठीचार्ज किया जा रहा है शांतिपूर्ण। बिना गलती का मारा जा रहा है। ये गलत है, लाठी मारना। काफी उत्तेजित हो गए लाठीचार्ज से। यहाँ देखिए जॉब मांगा जा रहा है, स्टार्ट का मांग कर रहा है तो देखिए छात्र काफी उत्तेजित हो गए हैं। लाठीचार्ज से छात्रों की नाराजगी बढ़ गई है। और यहाँ भी देखिए बीच सड़क पर छात्र लेट जा रहे हैं। संख्या बहुत ज्यादा है छात्रों की और ऐसी स्थिति में इन छात्रों को संभालना पुलिस के लिए काफी मुश्किल। पीछे गाड़ियां खड़ी हैं, ट्रैफिक जैम हो चुका है। पिछले करीब 1 घंटे से ये छात्र यहाँ पर रुके हुए थे। यहाँ बैरिकेडिंग कर दी गई थी। पुलिस कोशिश कर रही थी कि यहाँ से छात्र वापस लौट जाएं, लेकिन अचानक यहाँ पर छात्रों और पुलिसकर्मियों के बीच धक्का मुक्की की स्थिति बनी और फिर लाठीचार्ज हो गया। लाठीचार्ज होने के बाद छात्र जो है काफी नाराज है। कुछ छात्रों को चोटें आई हैं और इससे छात्र काफी नाराज हैं। प्रदर्शन कर रहे छात्रों का कहना यह है कि सरकार टीआरई 4 की परीक्षा से पहले एसटीटी की परीक्षा कराए। प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि बिना इस परीक्षा के टीआरई 4 की बहाली का क्या मतलब है। ये गांधी की लाठीचार्ज किया जा रहा है हुई है, उसका पहले स्टेट कर लिया जाए, क्योंकि हम लोग 22-24 सेशन से पीजी किए हुए हैं। हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग को मौका दिया जाए। हम लोग स्टेट में बैठे, सरकार को अपने रवैया बदलना पड़ेगा और स्टेट लेना पड़ेगा पहले। बस यही मांग है हमारी। 2 साल पहले हुई थी परीक्षा। इससे पहले जो परीक्षा हुई थी शिक्षक पात्रता परीक्षा, वो कब हुई? हमारी सरकार ने घोषणा की थी कि प्रत्येक 6 माह में साल में 2 बार हम स्टेट करवाएंगे, लेकिन पिछले 1.5 साल से 1 बार भी नहीं करवाई है स्टेट। वही मांग हमारी है। फिर से लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। अब तो शिक्षकों की बहाली होने वाली है, लेकिन पात्रता परीक्षा नहीं हुई है। जी बिल्कुल, टीआरई 4 की जो वैकेंसी आने वाली है उससे पहले स्टेट का आयोजन सरकार को कराना होगा, क्योंकि साल में उन्होंने बोला था कि 2 बार स्टेट होगा। 22-24 सेशन के जो बीएड अभ्यर्थी उन्होंने स्टेट नहीं दिया, क्योंकि आपने आयोजन नहीं करवाया। और फेज 2 का स्टेट का आयोजन आप करवाइए। और बहुत बड़ी ऐसी संख्या है जो टीआरई 4 वैकेंसी आएगी, अगर स्टेट का आयोजन नहीं करवाया जाएगा तो ये वंचित हो जाएंगे। इसलिए किसी भी हालत में स्टेट का सरकार आयोजन करवाए। ये रन नहीं हो रहा है, ये याचना हो रही है हमारी बिहार सरकार से। बिहार की बेटी बेटा सड़क पर उतरकर आज अपनी हक की लड़ाई लड़ रही है। आप ये तस्वीरें देखिए, लाठीचार्ज हो रहा है और भयंकर लाठीचार्ज हो रहा है। छात्रों के प्रदर्शन की वजह से गांधी मैदान के आसपास का इलाका भी लंबे जाम से जूझ रहा है। पुलिस ने छात्रों को समझाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारी छात्र पुलिस के सामने बिल्कुल टस से मस नहीं हुए। इनको समझाने का अभी भी समझाने का प्रयास किया जा रहा है। कृपया करके जो आवागमन है, जो आम लोग इससे प्रभावित हो जाते हैं, जो रोड पर चल रहे हैं, बस है, बच्चे हैं जो कि बस में आ जाते हैं, फंस जाते हैं, स्टक हो जाते हैं, वो लोगों को कृपया करके जाने का रास्ता दें। लेकिन ये चीज़ खुद संसद से अपने लोग पढ़े लिखे लड़के हैं, इनको इतना समझना चाहिए। जब इनको डेलीगेट्स को हमने भेजा है कि आप जाइए, आपने जो बात करना चाहते हैं आप जाइए, अपनी बात को वहाँ पर रखिए। इसमें एक डिसिप्लिन ये भी कहता है कि आप प्रशासन का भी सहयोग करें, जो आवागमन है उसको बाधित ना करें। हम लोग जाने दें, ये जबकि ऐसा नहीं किया जा रहा है, इसी को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो तस्वीरें एक बार फिर से आप देखिए, पुलिस कितना समझाने का प्रयास कर रही है ये थोड़ा कहना मुश्किल है, क्योंकि सीधा अब लाठियां भांजी जा रही है। वो तस्वीरें आपके सामने हैं और एक छात्र के सिर पर गंभीर चोट भी आई है, खून बहता हुआ दिखाई दे रहा है। हमने ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीर इसलिए आपके सामने रखी है। ये तस्वीर इस वक्त जो आप देख रहे हैं टीटी यानी कि टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसके लिए ये सभी छात्र यहाँ पर जमा हुए। उनका कहना यह है कि पहले आप एसटेट की परीक्षा करवाएं, उसके बाद ही टीआरई 4 की परीक्षा का कोई औचित्य है। छात्रों का कहना यह है कि सरकार की तरफ से वादा किया गया था कि 1 साल में कम से कम 2 बार ये परीक्षाएं कराई जाएंगी, लेकिन बीते 1.5 साल में एक बार भी परीक्षा नहीं हुई और इसलिए इसी मांग को लेकर सारे छात्र सड़क पर उतर आए। अब इनका कहना यह है कि सरकार से बातचीत करके समाधान निकाला जाए और एक प्रतिनिधिमंडल बातचीत कर भी रहा है, लेकिन तब तक हालात बेकाबू हो गए।
आइए एक बार फिर से बेकाबू मौसम की बात कर लेते हैं। उत्तरकाशी का धराली त्रासदी से करा रहा है, हर तरफ बर्बादी का मंजर दिखाई दे रहा है। लाखों टन मलबा है और मलबे में जिंदगी की तलाश की जा रही है। एनडीआरएफ और आर्मी की टीम सांसों की तलाश कर रही है। सड़कें टूटी हुई हैं, पहाड़ दरके हुए हैं और इसीलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। इंडिया टीवी की टीम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। हर एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, आपको बताएंगे ऑपरेशन धराली के प्लान ए को एग्जीक्यूट करने में देरी क्यों आ रही है, क्यों प्लान बी को इंप्लीमेंट किया गया, ऑपरेशन जिंदगी का क्या है प्लान बी, कहां तक पहुंची रेस्क्यू टीम, रेस्क्यू ऑपरेशन में कहां कहां पर आ रही है दिक्कतें, सारी डिटेल मिलेगी आपको इस एक रिपोर्ट में। सबसे बड़ी तबाही, युद्ध स्तर पर ऑपरेशन धराली। बर्बादी का सैलाब, मलबे में जिंदगी की तलाश। टूटी सड़कें, दर के पहाड़, रेस्क्यू में मुश्किल बेहिसाब। रास्ते ब्लॉक, मौसम खराब, लोगों को अपनों का इंतजार। भीषण तबाही, सबसे बड़ी त्रासदी, धराली में ऑपरेशन जिंदगी। उत्तरकाशी के धराली में हर तरफ मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। चीख पुकार शांत है, मातमी सन्नाटा पसरा है। कुछ मलबे में दब गए, जो बच गए उन्हें अपनों का इंतजार है। मलबे में सांसों की तलाश की जा रही है। एनडीआरएफ, आर्मी और आईटीबीपी की टीम राहत और बचाव के काम में जुटी है। आपदा आए 46 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन अब तक भी फुल फ्लेजेड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू नहीं हो पाया, क्योंकि धराली का उत्तरकाशी के साथ संपर्क टूट चुका है। कई जगहों पर सड़कें वॉश आउट हो गई हैं। ऐसे में रेस्क्यू टीमें लोगों को एयरलिफ्ट करने में जुटी हैं। घायलों को हेलीकॉप्टर की मदद से लाया जा रहा है। जो आर्मी के जवान मिसिंग थे, उन्हें लाया जा रहा है। दरअसल उत्तरकाशी में धराली का रास्ता भटवाड़ी होते हुए जाता है। भटवाड़ी से धराली तक जाने का रास्ता बंद है। सड़क के नीचे की चट्टानें और पत्थर बह गए हैं। सड़कें खोखली हो चुकी हैं, नदी में समा गई। इन रास्तों पर पैदल जाना भी मुश्किल है। इंडिया टीवी की टीम भी लगातार आपको ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर आप तक पहुंचा रही है। सड़कें टूटी हुई हैं और किसी तरीके से बड़ी बड़ी चट्टानें, जब ये सैलाब आया तो न केवल हर्षिल बल्कि हर्षिल से थोड़ा और पहले भटवाड़ी के आगे भी सड़कें, चट्टान, सब कुछ सड़क पर हैं और अब क्रेन के जरिए, जेसीबी के जरिए इस रास्ते को समतल करने की कोशिश की जा रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पीछे की तरफ ये जो पहाड़ का रास्ता है, इस पर चढ़कर हम आपको हर्षिल के बेहद नजदीक तक ले जाने की कोशिश करें, जहां पर पुल पूरी तरीके से टूट गया है। किस तरीके से रास्ता बनाया जा रहा है, ये तस्वीरें दिखाने के लिए इन पहाड़ों के रास्ते पैदल हम ऊपर जाकर आपको दिखाने की कोशिश करेंगे कि फिलहाल हर्षिल के पास किस तरीके की स्थिति है। आप देखिए, यहाँ पर गाड़ियां तो क्या, पैदल चलना भी संभव सही तरीके से नहीं है, क्योंकि पूरी फिसलन है। पेड़ के तने, चट्टानें देखिए, बड़ी बड़ी चट्टानें, सब कुछ इस वक्त जमीन पर है। पहाड़ में जो फिलहाल अगर आप देखेंगे तो बहुत ज्यादा गाद है और यही वजह है कि हर्षिल में जब सैलाब आया तो सब कुछ तहस नहस हो गया और यही रेस्क्यू ऑपरेशन में सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि जेसीबी मशीन भी यहाँ पर आगे आ रही है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि पहाड़ के रास्ते ही पैदल आपको किसी तरीके से हर्षिल के बेहद नजदीक ले जाने की कोशिश कर सके, ताकि आपको दिखाया जा सके कि किस तरीके से फिलहाल जितनी हमारी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की जो हमारी एजेंसीज हैं, वो इस वक्त, देखिए फिसलन यहाँ पर बहुत ज्यादा है, फिसलन यहाँ पर बहुत ज्यादा है। इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि
इस रास्ते से आपको धीरे धीरे आगे ले जाने की कोशिश कर सकें, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फिलहाल मलबा आ गया है। और हम लोगों को जो बीआरओ और एजेंसी की टीम है वो नीचे हम लोगों को बुला रही है, क्योंकि ये रास्ता अभी टूट सकता है। मैं अपने सहयोगी राजीव वर्मा से बोलूँगा, राजीव वर्मा थोड़ा नीचे की तरफ चलने की कोशिश करें, क्योंकि फिलहाल एजेंसी हमें नीचे बुला रही है, ये पत्थर पहाड़ नीचे गिर सकता है। इंडिया टीवी की टीम, हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं, मैं और मेरे सहयोगी राजीव वर्मा, कि इन 45 से 46 किलोमीटर जो हर्षिल का रास्ता है, वहाँ पर इन पहाड़ों के रास्ते हम जितना किलोमीटर, जितना नज़दीक से आपको ये त्रासदी की तस्वीरें दिखा पाए वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल यहाँ से नीचे तक ये पूरा पहाड़ जो है, नीचे जेसीबी मशीन काम कर रही है ताकि रास्ते को समतल किया जा सके। और यहाँ से एक रास्ता है, तो यहाँ पर आप स्थानीय हैं, कुछ स्थानीय लोग भी हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग यहाँ से निकल पाएंगे। इनसे रास्ता भी एक बार समझने की कोशिश। देखिए पूरी गाद है, पूरी गाद यहाँ पर है। और ये मिट्टी जो है, यहाँ से मैं चाहूँगा राजीव वर्मा आपको दिखाएं, कटीले पेड़ों के बीच में ये तस्वीरें भी, मैं ऊपर चढ़ जाऊँ फिर आप दिखाइएगा। जो मिट्टी है वो धंस रही है नीचे की तरफ, ये देखिए, क्योंकि मशीन काम कर रहा है ना, ये धंस भी सकता है नीचे ना, क्योंकि काम भी यहाँ पर चल रहा है। तो ये पहाड़ जो है ये देखिए नीचे ये धंस सकता है। सामान लेकर आ रहे हैं, लोगों से भी बात करेंगे। आप लोग कहाँ से आ रहे हैं? आप लोग? हम लोग बुक्की से। आगे आ जाइए एक बार, आपसे भी हम बात करते हैं। ब्रजेश जी यहाँ पर बीआरओ की मदद कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? गुलाम रसूल। कहाँ रहते हैं आप? हम बुक्की में रहते हैं। तो यहाँ से अभी रास्ता जो हर्षिल तक का है, कहाँ तक रास्ता बिल्कुल खत्म है? और क्या यही एक रास्ता बचा है पहाड़ों से पैदल? ये बचा हुआ है, यहाँ से आगे ना गंगरानी तक रास्ता खुला है। बटवाड़ी से लेकर गंगरानी तक खुला है, वहाँ से आगे फिर पुल टूटा हुआ है। गंगरानी से आगे कोई रास्ता नहीं जाने का? कोई रास्ता नहीं है। तो जो लोग वहाँ फंसे हैं वो कैसे आएंगे? अब देखो वो रास्ता जब पुल लगेगा जब भी आ सकते हैं, उसके बगैर कोई सुविधा आने की नहीं है। अच्छा, मतलब यहाँ तक तो आप ये पहाड़ कच्चे रास्ते जा सकते हैं, गंगरानी तक? जी। तो प्रशासन मदद कर रहा है? प्रशासन भी कर रहा है, अभी क्या मदद करेगा, वहाँ जो पहुँच ही नहीं पा रही प्रशासन भी, अभी कोई नहीं पहुँचा। बीच हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर रहे हैं हर्षिल से और धरा सिर से हो रहा है, बीच से कोई नहीं हो रहा। अच्छा, गंगरानी वगैरह से नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। तो वहाँ स्थिति जो लोग रह रहे हैं वहाँ पर उनके लिए क्या कठिनाई है? ठीक है, वहाँ की स्थिति ठीक है, रहने के लिए ठीक है वहाँ की स्थिति। आपका क्या नाम है? तालिब हुसैन। तो देखिए सबसे पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं, इस तरीके के जो कच्चे पहाड़ हैं, जो रास्ते हैं, इनके माध्यम से लोग अपने घरों का सामान लेकर आ जा रहे हैं। गंगरानी रास्ते में एक जगह पड़ती है, ये कहाँ से कहाँ तक है? भटवारी। भटवारी से गंगरानी तक आप इस तरीके के कटीले जो पेड़ हैं और साथ ही जो पहाड़ के कच्चे रास्ते हैं वहां तक जा सकते हैं। गंगरानी के आगे जो पुल वो नजर आ रहा है वही पुल है? अच्छा, आगे 8 किलोमीटर एक पुल है, 17 किलोमीटर वो टूटा हुआ है। वो पुल पूरी तरीके से टूटा हुआ है, तरीके से टूट गया है, जो कि हर्षिल को और धराली को कनेक्ट करता है। जेसीबी मशीन के जरिए कोशिश ये की जा रही है कि गंगरानी तक रास्ता, कच्चा रास्ता, एक वैकल्पिक रास्ता बन सके, ताकि इस पुल को बनाने के लिए जो मशीनरी या जो सामान चाहिए वो वहां तक पहुंच सके। और उसके बाद फिर पैदल रास्ते, गाड़ियों के रास्ते से भी हर्षिल और धराली से लोगों को रेस्क्यू किया जा सके। और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि आपको जितना पास तक हर्षिल के ले जा सकें या गंगरानी तक ले जा सकें, इन पहाड़ और यही एक माध्यम है फिलहाल जाने का। तो कोशिश करेंगे जितना पास से आपको हम इस त्रासदी की और रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें दिखा सकें। भटवारी से आगे का रास्ता बंद है, इसीलिए एम्बुलेंस, मेडिकल स्टाफ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें भटवारी में खड़ी हैं। इन्हें मदद के लिए धराली पहुंचना है, लेकिन सड़क बनने के बाद ही ऐसा हो पाएगा। इसीलिए प्लान बी पर काम हो रहा है। भटवाड़ी से हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू टीमों को धराली भेजा जा रहा है और फिर उसी हेलीकॉप्टर से घायलों को वापस लाया जा रहा है। यानी अभी सिर्फ हेलीकॉप्टर के जरिए ही रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। की टीम, एसडीआरएफ की टीम, आईटीबीपी के जवान और सेना मिलके इस रेस्क्यू ऑपरेशन को कर रहे हैं। उत्तरकाशी से कई हेलीकॉप्टर इस समय उड़ान भर रहे हैं और हर्षिल और धराली जो रेस्क्यू का सामान है, टीम है, वो पहुंचा रहे हैं। इस समय आपको हेलीकॉप्टर नजर आ रहे हैं जिनमें खाने पीने का सामान भरा जा रहा है, क्योंकि हेलीकॉप्टर ही एकमात्र इस समय उपाय है, वहां तक सामान पहुंचाने का जरिया है, वहां तक सामान
सामान पहुंचाने का। टीमें भी केवल इसी हेलीकॉप्टर से बैठ के उत्तरकाशी से हर्षिल पहुंच रही हैं। जो भी ज़रूरत का सामान है, जो भी रेस्क्यू के लिए मशीनरी लग रही है, यहाँ तक कि जो डॉग स्क्वाड की टीम है उन्हें भी इन्हीं हेलीकॉप्टर से हर्षिल और हर्षिल से फिर धराली पहुंचाया जा रहा है। हर्षिल में भी कई लोग फंसे हुए हैं जो इस समय सड़क मार्ग टूटने के कारण डिस्कनेक्ट हो चुके हैं उत्तरकाशी से। वहां पे मोबाइल नेटवर्क नहीं है, सैटेलाइट फोन काम नहीं कर रहा है, खाने पीने का सामान धीरे धीरे खत्म हो रहा है, लाइट नहीं है, इसलिए वहां से लोगों को बचा के वापस लाया जा रहा है। अभी तक केवल 44 लोग ऐसे हैं जिन्हें उत्तरकाशी हर्षिल से वापस लाया जा चुका है, लेकिन जो मेहनत है वो केवल इस बात की है कि धराली में मशीनरी पहुंच जाए। सड़क मार्ग को भी जल्द से जल्द दुरुस्त करने की कोशिश की जा रही है ताकि जेसीबी मशीन जल्द से जल्द खुदाई करने के लिए, सड़क हटाने के लिए, मलबा हटाने के लिए धराली पहुंचे। धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घायलों को हेलीकॉप्टर की मदद से भटवारी तक लाया जा रहा है, फिर वहां से उत्तरकाशी पहुंचाया जा रहा है। 5 अगस्त को जब त्रासदी आई थी, जब खीरगंगा ने अपना रौद्र रूप दिखाया था, वो अपने साथ सब कुछ बहा कर ली गई। तब एक और तस्वीर सामने आई थी जब एक शख्स मलबे पर रेंग रहा था जिसने मौत को मात दे दी। जो मलबे को चीर कर बाहर निकल आया था, उस शख्स का नाम सत्येंद्र पवार है। सत्येंद्र पवार ने कैसे अपनी जान बचाई, कैसे उन्होंने मौत को मात दी, कैसे बहादुरी दिखाई, इसकी पूरी कहानी भी सामने आ गई है। दरअसल सत्येंद्र पवार का होटल का बिजनेस है और आपदा वाले दिन भी वो होटल में ही थे। आपदा के वक्त सत्येंद्र पवार अपनी पत्नी से फोन पर बात कर रहे थे। उन्होंने पत्नी को आपदा की बात बताई तो पत्नी ने किसी तरह जान बचाकर भागने की सलाह दी। सत्येंद्र बिना समय गंवाए हुए होटल की छत पर चढ़ गए और फिर वहां से एक पेड़ पर चढ़ गए। पेड़ की ऊंचाई 30 फीट से ज्यादा थी, इसीलिए वो मलबे के भीतर नहीं दब पाए और फिर रेंग कर मलबे से बाहर आ गए। वो वीडियो देखा होगा, पहले तो आपको क्या लगा उस वीडियो को देख के? मुझे वीडियो देख के पहले तो मेरे समझ में नहीं आया था कि ये किसकी है। जब मैंने गौर से देखी तो मुझे लगा कि ये मेरे हस्बैंड हैं। और जब वो वहाँ से बच के आ गए तो उन्होंने मेरे को कॉल किया और कहा कि मैं बच गया हूँ, मेरा देवर बच गया है। और उसके बाद उतनी कॉल बात संपर्क हुआ, उसके बाद मेरे कोई उनसे संपर्क नहीं हुआ। यानी उस पूरे मलबे में जी आपके पति की जान बच गई? जी जी बच गई। और उन्होंने आपको फोन भी किया? जी फोन भी किया। उसके बाद से कोई संपर्क नहीं है। कितनी देर बाद उन्होंने आपको किया था? आधे घंटे बाद फोन किया था। आधे घंटे बाद कॉल कर दिया? जी जी। अच्छा, तो अभी आप ये तस्वीर हम सबको दिखा रहे हैं। आप क्या करते हैं? आपके पति वहाँ क्या कर रहे थे? वहाँ पे होटल ये होटल है उनका, वहाँ पे अच्छा। मेरे देवर का भी है, उनका भी होटल है। हाँ। और वो होटल के अंदर थे फंसे हुए। उस समय मेरी बात हुई, जैसे ही मेरे को सूचना मिली कि वहाँ पे ऐसा ऐसा हो गया तो उस समय मैंने कॉल किया अपने हस्बैंड को और बात करी मैंने उनसे। तो उन्होंने बोला मैं कैसे कैसे बचूं, किस तरीके से बचूं। फिर तब उन्होंने फोन, जब आपदा आ रही थी वो आपके साथ फोन पे थे? संपर्क में थे। क्या बता रहे थे वो मेरे को ये बता रहे थे कि कैसे कैसे बचूं, मैं क्या करूं। तो तब मैंने कहा मैं किसी को फ़ोन करती हूं। तब मैंने वहाँ पे जो हमारे क्षेत्र पंचायत हैं जीते हुए, तो उनको फ़ोन किया तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे तो बुरी तरीके से आपदा आ रखी है, बुरी तरीके से यहाँ पे बचना बहुत मुश्किल है। तो तब मैंने तुरंत अपने हस्बैंड को फ़ोन किया। मैंने कहा कि आप बचने की कोशिश करो, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करो आप बचने की। और उन्होंने वैसे ही किया। फिर वो पेड़ पे चढ़े, पेड़ से वो ऊपर मंजिल में चढ़े, मंजिल से उन्होंने छलांग लगाई और छलांग लगाते लगाते वो रेंगते रेंगते वो किनारे पहुँचे। एक बहुत राहत की तस्वीर वो थी। जी। आपके होटल में उस समय कितने लोग थे, कितने कर्मचारी थे? क्या ऐसा कोई नहीं था। मेरे देवर था और देवर के साथ एक नेपाली काम करती है वो थी और मेरे हस्बैंड थे। यानी कोई टूरिस्ट उस समय नहीं, टूरिस्ट वगैरह कोई नहीं था वहाँ पे। उत्तरकाशी हर्षिल में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, आर्मी, आईटीबीपी के जवान देवदूत बनकर उतर रहे हैं। एयरफोर्स के चिनूक हेलीकॉप्टर को भी रेस्क्यू ऑपरेशन में उतार दिया गया है। हर्षिल और धराली में जो लोग फंसे हैं उन्हें चिनूक हेलीकॉप्टर के जरिए देहरादून के जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लाया गया है।
चिनूक हेलीकॉप्टर से अब तक 39 लोगों को रेस्क्यू कर देहरादून लाया गया है। पहली बार में 29 और दूसरी बार में 10 लोगों को जॉली ग्रांट लाया गया। हेलीकॉप्टर की मदद से फंसे लोगों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है, जहां मेडिकल टीम उनका पहले चेकअप करती है और फिर उन्हें आगे भेजती है। उत्तरकाशी जिला अस्पताल के बाहर बड़ी संख्या में महिलाएं खड़ी हैं जो अपनों का इंतजार कर रही हैं। थोड़ी देर पहले उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने लोगों से बातचीत की और हर संभव मदद का भरोसा दिया। इनके घर वाले उस दिन धराली में थे जो अभी तक वापस नहीं लौटे हैं। किसी का भाई, किसी का पति तो किसी का पूरा परिवार इस समय लापता है। आप ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पे कई औरतें हैं जो अपने अपने परिजनों को ढूंढने यहाँ पे आई हैं, सीधा हॉस्पिटल पहुँची हैं और इनका कहना है कि वहाँ पे सैटेलाइट नेटवर्क नहीं है। लेकिन जिस दिन तबाही हुई उस दिन उनकी अपने घर वालों से बात वो जानबूझ के बंद किया गया है। सुकी से लेकर पूरे गंगोत्री तक सैटेलाइट नेटवर्क रहता है, पर वो जानबूझ के बंद किया गया है। यह हम दावे के साथ बोल सकते हैं कि बस एक बादल फटने के बाद 1 घंटे सिर्फ बात हुई थी, वो भी ढंग से नहीं हुई थी। सिर्फ हफरा तफरी में ये बोले गए कि भाई ये यहाँ सब तबाह हो गए। तो कितना तबाह तो हमें। आप किसे ढूंढ रही हैं? हमारे वहाँ छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे देवरानी, उनके पास कुछ उनको लाया पहले। सास सरब गाँव अपने है हमारा वहाँ। छोटे नीलांग में छोटे बच्चे हैं, उनके पास कोई भी, अब उनके कपड़े भी नहीं पहन रखे नीचे से, कोई बीमार है। हर पूनम पवार। आपकी क्या लगती थी? मेरी वाइफ विमल पाल की वाइफ। अच्छा। मेरा नाम विमल पाल है। पूनम पवार। पूनम पवार है। ये उस दिन धराली जी जी। इनके साथ कौन था? उनके साथ एक लड़का है मेरा 20-22 साल का। उसका क्या नाम? अनीश पवार। अनीश पवार जी। उनकी कोई खबर नहीं। आप किसकी तस्वीर, आपकी कौन है ये मेरे मंगेतर हैं। मेरी शादी की बात हो रही थी इनसे, और इनके साथ इनके मम्मी पापा और भाई बहन जीजाजी और उनकी एक छोटी बेटी थी। इनका क्या नाम है? ऋषभ पवार है। हाँ जी। ये उस दिन वहीं पे थे? हाँ, बात तो हुई थी, पर अभी पता नहीं है कि कहाँ है। नेलांगना है कि गंगोत्री की, कोई बोल रहे गंगोत्री, कोई बोल नेलांगना है। हमें कंफर्म चाहिए कि कहाँ है बस। हाँ जी। हाँ, ये मेरा भाई है सुमित नेगी, इसका भी कोई पता नहीं है। उस दिन इतना ही बताया गया कि ये मार्केट में घूम रहा था, अभी तक इसका कोई पता नहीं है। हमारे स्थानीय लोग जो सारे हैं वो वहाँ जंगल में फंस रखे हैं। तो हमारी गवर्नमेंट मैम मम्मी है मेरी और ये मेरी बहन है। आज की डेट में ये मेरी बहन है और ये मेरी मम्मी है। इनका कुछ पता चले तो कुछ पता ही नहीं। या फिर वहाँ पे कोई जा रहा है, कोई तो जा रहा होगा, कोई तो इन्फॉर्मेशन होगी कौन लोग गांव में है। किसी का नाम तो भेजो, कुछ नेटवर्क दो हमें, कुछ तो पता चले कि कहाँ हैं, कैसे हैं। कोई इंजर्ड हो रखा होगा, उसे ज़रूरत होगी। कुछ नहीं है, मतलब पता ही नहीं है कि बस 3-4 दिन से यही लगा हुआ है कि हो रहा है, क्या हो रहा है। क्या नाम है और कौन आपका उस धराली में था, उस आपदा में? मेरा नाम वंदना पवार है। मैं वहाँ धराली की बहू हूँ और यहाँ पे हम लोग जो भी एकत्रित हो रखे हैं, यहाँ की बहुएं हैं, कुछ यहाँ की बहुएं हैं, कुछ यहाँ की बेटियाँ हैं। आज हमारा धराली आज उन पत्थरों और उस मलबे में समा गया। इतना पता नहीं हमारी धराली को किसकी नज़र लग गई। हमारी बेटियों का मायका छूट गया, हमारा ससुराल छूट गया, सब खत्म हो गया वहाँ पे। और सरकार से हम यही बोल रहे हैं कि हमें पता ही नहीं चल पा रहा है कि हमारे लोग कितने मिसिंग है, कितने दबे हुए हैं, वो पता ही नहीं चल पा रहा है। जब तक ये बाढ़ आई या ये सैलाब आया, एक बहुत भयानक मंजर था जिसको देख के रूह कांप रही है। और ये जब सैलाब आया तो उसके 15 मिनट तक फ़ोन पे जब परिजनों ने वीडियो देखी, तुरंत फ़ोन करे घर वालों को। तो घर में जब बात हुई तो 15 मिनट तक नेटवर्क रहा। तो अफरा तफरी में बात हुई, उसके बाद नेटवर्क बंद हो गए। जो कि हम लोग यहाँ पे परेशान है, हमारे पूरे घर वाले, बच्चे, घर वाले सब लोग वहीं फंसे हुए। हमारा कोई दूसरा नहीं है वहाँ पे। महिलाओं की आंखों में आंसू है, ये चिंता है। आप लगातार रो रही हैं यहाँ पे। क्या आपके घर वाले, मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरे भाई सब है मेरे वहाँ। कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ना नेटवर्क है, ना नेटवर्क पता नहीं चल रहा है। और ऊपर से कोई एक वो नहीं लाया गया जो पीड़ित लोग हैं, उनमें से अभी कोई एक भी नहीं आया कि जो हमें वहाँ की जानकारी दे। सिर्फ बगोरी वाले आए हैं, हरसिल वाले हैं, जो कि पहले से ही सेफ थे। आदमी अगर यहाँ पहुँच जाता, हमें थोड़ा ऐसा लग जाता क्या हुआ, कैसा हुआ, कितने गए, कितने बच रखे। हमसे कोई जानकारी नहीं हुआ, कोई कुछ नहीं मिल रहा हमें कि क्या है, क्या कैसा है।
औरतें ही औरतें नजर आएंगी। ये औरतें वो हैं जिनके धराली में पति, बच्चे और रिश्तेदार वहाँ काम कर रहे थे और कई औरतों का वहाँ पे मायका है जो शादी करके उत्तरकाशी में रह रही थी, लेकिन उनके माँ, पिता, भाई, बहन की अभी कोई खबर नहीं और उन्हें ढूंढने के लिए वो अब हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रही हैं। कभी हेलीपैड पे जा रही हैं जहाँ पे रेस्क्यू के लोग आ रहे हैं, मगर कोई खबर ना मिलने के बाद वो हताश, निराश यहाँ पे अब इंतजार कर रही हैं। उत्तरकाशी से धराली की तरफ जाने वाले रास्ते पर बनारी से 2 किलोमीटर आगे सड़क मार्ग नदी में समा गया। तीसरे दिन भी पहाड़ काट कर रास्ता बनाने का काम जारी है। लोगों का मानना है कि सड़क के रास्ते फुल फ्लेजेड रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने में 5 से 6 दिन लग सकते हैं। धराली में ऑपरेशन जिंदगी चल रहा है। लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, लेकिन मुसीबत केवल उत्तरकाशी तक ही सीमित नहीं है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल तक जगह जगह पहाड़ टूटकर गिर रहे हैं तो मैदानी इलाकों में नदियां डरा रही हैं। मथुरा से लेकर पटना तक सैलाब किस तरह कहर बरपा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। केवल धराली में ही पहाड़ तो तबाही नहीं आई है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल में बाढ़, बारिश और टूटते पहाड़ों का ट्रिपल अटैक जारी है। लगातार बादल फटने से कई जगह सड़कें बंद हैं। मलबे के साथ लोगों का घर बह गया है। हाईवे बंद होने के कारण हजारों लोग फंसे हुए हैं। इस समय पूरे उत्तराखंड में कुदरत का कहर टूट पड़ा है। बादलों के साथ मुसीबत बरस रही है। उत्तराखंड के चमोली में पीपलकोटी के पास देखते ही देखते पहाड़ का बड़ा हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। पलक झपकते ही पत्थर का बड़ा बोल्डर नीचे खाई में जा गिरा। किसी तरह लोगों ने भागकर अपनी जान बचाई। कोई यात्री तो लैंडस्लाइड की चपेट में नहीं आया, लेकिन चट्टान गिरने से करीब 30 मीटर तक रोड का नुकसान हुआ है। कुछ देर के लिए बद्रीनाथ हाईवे पूरी तरह से बंद करना पड़ा। बद्रीनाथ हाईवे पर केवल पीपलकोटी के पास ही लैंडस्लाइड नहीं हुई है। जोशीमठ में जोगीधारा के पास पहाड़ टूटकर गिर पड़ा। चट्टान का ये टुकड़ा देखते ही देखते गहरी खाई में समा गया। लोगों में चीख पुकार मच गई। कुदरत का प्रकोप केवल पहाड़ों पर ही नहीं टूटा है, मैदानी इलाकों में मौसम ने तबाही मचाई है। और ये पूरी तरह से बंद। पहाड़ों से बहता पानी और भारी बारिश ने यूपी से लेकर बिहार के कई शहरों में कहर बरपाया है। यूपी में बनारस, प्रयागराज, अयोध्या और मथुरा जैसे बड़े शहरों में घाट डूबे हुए हैं। हापुड़, कानपुर, बलिया, हर तरफ गंगा का शोर है। तो बिहार में पटना और आसपास के इलाकों में गंगा विकराल रूप धारण किए हुए है। एक तरफ मूसलाधार बारिश हो रही है तो दूसरी तरफ नदियों का उफान लोगों का जीवन मुहाल कर रहा है। पहाड़ों का पानी जैसे जैसे नीचे उतर रहा है, मैदानी इलाकों में कहर ढा रहा है। हरियाणा के हथनीकुंड से 61,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। ये पानी जैसे जैसे दिल्ली में पहुंच रहा है, इसका असर राजधानी में दिखने लगा है। दिल्ली में यमुना नदी 204.96 के स्तर पर पहुंच चुकी है, जो खतरे के निशान 205 मीटर के काफी करीब है। दिल्ली में यमुना नदी चेतावनी के स्तर 204.50 मीटर को पार कर चुकी है। कि दिल्ली में यमुना भी उफान पर है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो यमुना का लेवल है वो बढ़ गया है और खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। इस समय अगर बात करूं तो यमुना का जो लेवल है वो 204.96 है। हथनीकुंड से जो 2 दिन पहले पानी छोड़ा गया था वो करीबन 61,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जो 2 दिन के बाद दिल्ली में पहुंचना शुरू हो चुका है, जिसके बाद
से ही पानी का जो लेवल है यमुना का दिल्ली में वो बढ़ गया है। सुबह में ये लेवल करीबन 204.88 था, लेकिन अब ये 204.96 हो चुका है और डेंजर मार्क के काफी नजदीक आ चुका है। मैं यमुना दिल्ली में कहर ढाने पर आमादा है तो यूपी के मथुरा में यमुना विकराल रूप धारण कर चुकी है। मथुरा में घाट पूरी तरह पानी में डूबे हुए हैं। केसी घाट की 22 सीढ़ियां पूरी तरह जलमग्न हो चुकी हैं। आम दिनों में लोगों से गुलजार रहने वाले घाट सूने नजर आ रहे हैं। प्रयागराज में कहर बरपाने के बाद गंगा और यमुना शांत पड़ रही है। संगम के साथ साथ आसपास के इलाके में पानी का स्तर घट रहा है। गंगा और यमुना खतरे के निशान के नीचे पहुंच चुकी है। प्रयागराज के नैनी में यमुना का स्तर 84.90 मीटर रिकॉर्ड किया गया, जबकि छतनाग में गंगा 84.44 मीटर के स्तर पर बह रही है। प्रयागराज में खतरे का स्तर 84.734 मीटर है। गंगा और यमुना में भले ही उफान कम हो रहा है, लेकिन प्रयागराज में इससे सटे इलाके पानी में डूबे हुए हैं। यही हाल बनारस का है। बनारस में गंगा नदी अभी भी खतरे के निशान के ऊपर है। गंगा और वरुणा नदी का पानी रिहायशी इलाकों में पहुंच चुका है। वरुणा नदी के किनारे नक्की घाट इलाका पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। यहाँ पर ज्यादातर पावरलूम मालिकों और बुनकरों के परिवार रहते हैं। सैलाब में फंसे इन लोगों के लिए एनडीआरएफ के जवान देवदूत बनकर सामने आए हैं। एनडीआरएफ के जवान बोट से घर घर जाकर लोगों को राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। यूपी के बलिया में भी गंगा उफान पर है। यहां पर बाढ़ का जायजा लेने पहुंचे यूपी के परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह लहरों के बीच फंस गए। चक्की नौरंगा में लहरों के बीच फंसने के बाद मंत्री जी की पावर बोट को रोक देना पड़ा। तुरंत एनडीआरएफ टीम को सूचना दी गई। एनडीआरएफ की टीम ने अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर मंत्री जी को बाहर निकाला। उत्तर प्रदेश के साथ ही बिहार में भी गंगा अपना रौद्र रूप दिखा रही है। राजधानी पटना में गंगा नदी उफान पर है। लगातार हो रही बारिश से गंगा का वाटर लेवल बढ़ता जा रहा है। पटना के दीघा, गांधी घाट, आलमगंज, गुलाबी घाट, गाय घाट में पानी भर चुका है। गांधी घाट की सीढ़ियां डूब चुकी हैं तो कृष्णा घाट भी पानी पानी है। गंगा पथ पानी में डूब चुका है। गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। यूपी में जहां नदियों में पानी का स्तर घट रहा है, वहीं पटना और आसपास गंगा नदी में वाटर लेवल बढ़ रहा है। गंगा में सोमवार को गंगा का स्तर 49.09 मीटर था, जो मंगलवार को 49.57 और बुधवार को 49.87 मीटर पहुंच गया। इसी तरह दीघा घाट में सोमवार को गंगा 50.69 मीटर के स्तर पर बह रही थी। बुधवार को यह स्तर 51.10 मीटर तक पहुंच चुका था। इस दौरान मनेरा में गंगा 52.58 मीटर से 52.99 मीटर तक पहुंच चुकी है। जेपी गंगा पथ के आसपास झुग्गियां पूरी तरह से जलमग्न हैं। लोगों के घरों में लबालब पानी भरा है। हालात ये हैं कि यहाँ रहने वाले लोग अब बांध पर टेंट लगाकर रहने को मजबूर हैं। ये बच्चे सब भी जो है ऊपर के हिस्से में जाते हैं, चूँकि बांध जो है ऊपर सड़क है जेपी गंगा पथ, और उसी सड़क पर इनका बसेरा होता है। यहाँ भी देखिए जितने आपको मवेशी वगैरह नज़र आ रहे हैं, ये सब लोगों के लिए एक शरण का काम करती है, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ ये खुद को सुरक्षित रखते हैं और साथ ही साथ जो मवेशी है उसको यहाँ पर ले आते हैं। रात यहीं बीतती है सड़क किनारे। अब ऐसी परिस्थिति में लोग कर भी क्या सकते हैं। तस्वीर है बिंद टोली की, और ये काफ़ी दूरी तक इसी तरह की तस्वीर है जहाँ जो नदी के किनारे का इलाका है वो पानी में डूबा हुआ है। सड़कों पर कई फीट पानी भरा है। ऐसे में कहीं आने जाने के लिए लोगों को कमर भर पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा दिक्कत छोटे बच्चों को हो रही है। नदी के किनारे जो बस्तियां हैं वहां पर पानी आ गया है। ये देखिए ये पटना की बिंद टोली है, और यहाँ पर जब पानी ज़्यादा हुआ है तो आसपास के कई इलाके इसकी चपेट में आ गए हैं।